नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। आपके ऑप्शन से ए 1952 ईस्वी में, बी 1953 ईस्वी में, सी 1954 ईस्वी में या डी 1956 ईस्वी में। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आपके ऑप्शन से ए आ, बी बड़ी ई, सी बड़ी ऊ, डी ओ। सही जवाब है ऑप्शन डी ओ। हिंदी में मूल दीर्घ स्वर 3 हैं, आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ। अगला सवाल, रत्नाकर में कौन सी संधि है। रत्नाकर में कौन सी संधि है। आपके ऑप्शन से ए व्यंजन, बी गुण, सी दीर्घ, डी आयाति। सही जवाब है ऑप्शन सी दीर्घ। रत्नाकर में दीर्घ स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद रत्नधर आकर होता है। यहाँ अ और आ मिलकर आ बन जाते हैं। अगला सवाल, किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है। आपके ऑप्शन से ए गोविंदा, बी परिंदा, सी शर्मिंदा या डी बशिंदा। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए गोविंदा। गोविंदा में इंदा प्रत्यय नहीं है। शेष तीनों परिंदा, शर्मिंदा और बाशिंदा में इंदा प्रत्यय है। अगला सवाल, अनु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन से ए अनुदित, बी अनुदार, सी अनुचित, डी अनुपयुक्त। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए अनुदित। अनुदित में अनु उपसर्ग नहीं है। अनुदार, अनुचित, अनुपयुक्त में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल, ओम किस तरह का स्वर कहा जाता है। आपके ऑप्शन से ए हर्ष स्वर, बी प्लुत स्वर, सी घोष स्वर या डी दीर्घ स्वर। ओम किस तरह का स्वर है। सही जवाब है ऑप्शन बी प्लुत स्वर। ओम को प्लुत स्वर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी द्विगु। सही जवाब है ऑप्शन डी द्विगु। पंचवटी में द्विगु समास है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए झील, बी देश, सी द्वीप, डी नगर। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। सही जवाब ऑप्शन ए झील। झील स्त्रीलिंग शब्द है। देश, द्वीप और नगर ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। अगला सवाल, तुम यहाँ से जाओ में सर्वनाम का कौन सा भेद है। आपके ऑप्शन से ए निजवाचक, बी अन्य पुरुष, सी उत्तम पुरुष, डी मध्यम पुरुष। सही जवाब है ऑप्शन डी मध्यम पुरुष। तुम यहाँ से जाओ में तुम मध्यम पुरुष सर्वनाम है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, घर्षण किसका तत्सम रूप है। घर्षण किसका तत्सम रूप है। आपके ऑप्शन से ए घिसना, बी घोटना, सी घृणा, डी घट। सही जवाब है ऑप्शन ए घिसना।
घर्षण घिसना का तत्सम रूप है। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला सवाल है, आधुनिक युग की मीरा किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी चंद्रमुखी, डी चकोरी। आधुनिक युग की मीरा किसे माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को माना जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए नहाता, बी शिष्टता, सी खेलता, डी दौड़ता। सही जवाब है ऑप्शन बी शिष्टता। विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द शिष्टता है। नहाता, खेलता और दौड़ता ये क्रिया से बनने वाले शब्द थे। अगला सवाल, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? आपके ऑप्शन से ए 28, बी 16, सी 26 या डी 24। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी 24। रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। इनमें 11 और 13 मात्राएं पर यति होता है और यह एक सममात्रिक छंद है। अगला सवाल है, समय सिंधु चंचल है भारी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी श्लेष। सही जवाब है ऑप्शन बी रूपक। प्रस्तुत पंक्ति में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ समय यानी उपमेय पर सिंधु यानी उपमान सागर का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। अगला सवाल, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? आपके ऑप्शन से ए विभत रस, बी अद्भुत रस, सी करुण रस या डी शांत रस। सही जवाब है ऑप्शन बी अद्भुत रस। कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस प्रमुख है। उलटबासियों में विचित्र, रहस्यमय और लोक व्यवहार के विपरीत अर्थ प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए इनमें आश्चर्य और विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, जो अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है, बी नदियों के पानियों से सिंचाइयाँ की जाती है, सी नदियों के पानी से सिंचाइयाँ की जाती है या डी नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। यहाँ पानी एक वचन है और इसलिए सिंचाई एक वचन का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? आपके ऑप्शन से ए समुच्चय बोधक, बी संबंध बोधक, सी क्रिया विशेषण या डी विस्मयादि बोधक। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है, बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए सामान्य भविष्यत काल, बी सामान्य वर्तमान काल, सी पूर्ण भूतकाल या डी अपूर्ण वर्तमान काल। सही जवाब है ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान काल। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है वाक्य में सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। यह एक आदत, सामान्य सच्चाई या नित्य होने वाली क्रियाओं को दर्शाता है, इसलिए क्रिया के अंत में लगती है, जो कि सामान्य वर्तमान काल की पहचान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्पर्श व्यंजन हैं?
हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्पर्श व्यंजन हैं? आपके ऑप्शन से ए 22, बी 20, सी 25, डी 52। सही जवाब ऑप्शन सी 25। हिंदी वर्णमाला में कुल 25 स्पर्श व्यंजन हैं। क से लेकर म तक ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। अगला सवाल है, जौ का तत्सम रूप क्या है? जौ का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए जौ, बी मक्षण, सी यौ, डी मधुक। सही जवाब ऑप्शन सी यौ। जौ का तत्सम रूप यौ है, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।